हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी लिटरेचर की जो सेकंड पेपर की जो फर्स्ट यूनिट थी वो हमें पढ़ना है। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसमें उसमें थी भाषा। तो हमें भाषा के क्वेश्चन पढ़ने थे, जैसे भाषा की उत्पत्ति, भाषा के विविध प्रकार, अंतर भी पढ़ने थे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है भाषा किसे कहते हैं और भाषा की उत्पत्ति देखनी है हमें। तो भाषा हम कहते हैं जिसके माध्यम से हम अपने भावों तथा विचारों को क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। अब हमें देखनी क्या है, उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी इसकी। चलिए, तो आपको पढ़ना है यहाँ पे हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो जो हिंदी भाषा की बेटा उत्पत्ति है, किसी योजना के तहत या किसी को ज़रूरत पड़ी तो इसकी वजह से नहीं हुई थी। जो संस्कृत से एक उत्पन्न भाषा थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो संस्कृत को छोड़कर हम लोगों ने क्या किया, एकदम हिंदी को अपना लिया। तो संस्कृत के बाद क्या हुआ था बेटा, कई भाषाओं का समय आया। संस्कृत के बाद कुछ भाषाएं आई, फिर बहुत बाद में हिंदी भाषा आई है। तो इन्हें इसमें वही लिखना है आपको कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने संस्कृत को छोड़कर एकदम हिंदी बोलना शुरू कर दी। वही मैंने आपको बताया, जो संस्कृत भाषा को क्या था, विश्व की क्या बोला जाता है, प्राचीनतम भाषा माना गया है। तो जो वेद थे, वेद, रामायण, पुराण सब किस भाषा में रचित थे बेटा, संस्कृत भाषा में। तो इसका क्या हुआ था, जो व्याकरण होता था वो सुनिश्चित नहीं हो पाता था संस्कृत से। तो इसकी वजह से एक जो भाषा की व्यवहारिक भाषा रही होगी, तो जिसे हम संस्कृत के नाम से जानते हैं, लेकिन वो कौन सी संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत थी। इसको आप याद करने का मैं एक तरीका भी बताऊंगी आपको, पहले आप समझ लीजिए इसको थोड़ा लैंग्वेज में। मैं आपको इसका सूत्र बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल याद बना रहेगा कि कौन कौन सी भाषा है, तो आपका कुछ छूटेगा नहीं। क्लियर। अब देखिए, लौकिक भाषा आप लोग याद रखेंगे और प्राचीनतम भाषा ये याद रखिए, मैं टिक भी लगाते जा रही हूँ। चलिए, फिर आपको बताना है कि इसी काल में क्या हुआ था बेटा, भारत भूमि पर जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। इसी पाली भाषा में इनके जो धर्मों की क्या हुई थी, रचना हुई थी। तो फिर क्या हुई थी, देखो, लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा का मतलब आई थी। लेकिन हम पाली भाषा को जो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा भी लगा हुआ है कि जो भाषा का रूप क्या था, स्थिर नहीं रहा। उनके स्थान पर क्या आई, प्राकृतिक भाषा भी आई। देखिए, एक ये भाषा आ गई आपकी। तो क्या है, समय समय पर भाषाएं चेंज होती रहीं। तो चलिए, यहाँ से बेटा आपके दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। देखिए, जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो पाली भाषा जो थी बेटा आपकी, वो बौद्ध धर्म की थी। लेकिन जो आपकी, तो आपका जो ये बौद्ध धर्म है, जो पाली भाषा, तो इनके जो ग्रंथ किससे लिखे गए थे, पाली भाषा से। देखिए, ये लिखा है कि ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई थी। और जैन धर्म की ग्रंथ जो थे, प्राकृतिक भाषा। तो आपके यहाँ से ऑब्जेक्ट भी रहेंगे, याद भी रहेगा ऑब्जेक्ट की वजह से, और आपको इसमें भी बना रहेगा याद। क्लियर। अब आपको बताना है, लेकिन बहुत सारे कारणों से क्या हुआ, देखिए, भाषा में परिवर्तन हुआ। अब देखिए, फिर आपको बताना है जो भाषा में परिवर्तन के कारण इसका क्या हुआ था, स्वरूप, भाषा बिगड़ गया था। जिसे बिगड़ने को हम क्या कहते हैं, हिंदी में अपभ्रंश कहा गया था। तो अपभ्रंश का जो अर्थ होता है बेटा, वो होता है बिगड़ा हुआ। तो जो अपभ्रंश स्वरूप था, विभिन्न क्षेत्रों में क्या था इसका, सभी जैसे अलग अलग क्षेत्रों में, तो इसका स्वरूप भी अलग अलग हो गया था। जैसे पहला एक आप देख लें, शौर सैनी अपभ्रंश। इसमें क्या था, जो ब्रज भाषा थी आपकी बेटा, हिंदी में जो ब्रज भाषा का विकास हुआ, जो एक समय तक क्या रहा, साहित्य की प्रमुख भाषा रही, ब्रज भाषा। क्लियर। फिर आपको बताना है कि अब क्या हुआ, जो गद्य साहित्य का उदय हुआ। तो इसी के साथ ब्रज भाषा के स्थान पर, किसके, ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली ने ले लिया। और ये जो खड़ी बोली थी आपकी, क्या थी, जो खड़ी बोली थी, वो हिंदी की याद, देखिए, जो ये आपकी खड़ी बोली है हिंदी की, आज हिंदी का मानक स्वरूप है। किसके, ब्रज के स्थान पर, ब्रज भाषा के स्थान पर किस भाषा ने स्थान लिया था, देखिए, खड़ी बोली, जो आज क्या है, हिंदी का मानक रूप है। तो अब देखिए, क्रम देख लेते हैं, जितनी सारी हमने जो भाषाएं पढ़ी हैं, कि जो हम संस्कृत से लेकर जो हिंदी भाषा का जो क्रम है वो इस तरीके से है। तो आपको इससे याद बना रहेगा। देखिए, पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत हमने बताया था, फिर संस्कृत से देखिए पाली भाषा का, पाली भाषा से देखिए प्राकृतिक, फिर प्राकृतिक से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी एवं अन्य। क्लियर। यही पढ़ा था आपको। ये देखिए, ये देखिए, प्राचीनतम भाषा संस्कृत थी, फिर आपका लौकिक संस्कृत हो गया, फिर यहाँ से देखिए आपका पाली हो गया, पाली हो गया, प्राकृतिक हो गया,
ये देखिए फिर ब्रजभाषा हो गई आपकी, इस तरीके से। तो ये क्रम से आपको क्या रहेगा कि आपका ये जो मैंने आपको क्रम बताया है, इससे आपको याद भी बना रहेगा और आपका कोई भी छूटेगा नहीं। क्लियर? तो ये हो गया आपका बेटा हिंदी भाषा की उत्पत्ति। क्लियर? यहाँ से था, मैंने आपको बता दिया। और ये रहा आपका बेटा क्रम। क्लियर? तो अब क्रम से क्या रहेगा बेटा, आपको याद बना रहेगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर देख लेते हैं, यहाँ से बेटा आपकी क्या आ जाती, विशेषताएं भी पूछ ली जाती कि भाषा किसे कहते हैं, या भाषा की विशेषता, या इसमें नहीं पूछेगा तो वो उत्पत्ति के साथ भी पूछ सकता है। अगर ना पूछे तो आप लिख भी सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन छोटा हो रहा है, हमें लिखना है। क्लियर? तो अब भाषा विशेषताएं देख लेते हैं। तो आपकी जो पहली विशेषता है वो क्या है, जो भाषा है समाज में क्या करती है, एक सूत्र में बांधती है हमें। फिर क्या होता है, भाषा सर्वोत्तम ज्योति होती है, भाषा सर्वशक्तिमान होती, सर्वशक्ति संपन्न होती है। भाषा फिर क्या होती है, परंपरागत वस्तु होती है, सर्वव्यापक होता है, सामाजिक वस्तु होती है, पैतृक एवं जन्म सिद्ध नहीं होती। लेकिन ये फिर आपको क्या बताना है, भाषा क्या होती, परिवर्तनशील होती है। क्लियर? फिर आपका लास्ट बचता है कि जो भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। तो ये आपकी कुछ बेटा विशेषताएं थी भाषा की। तो अगर वो उत्पत्ति में पूछे तो भी आप लिख दीजिएगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की विशेषताएं, तो आपको उसमें लिखना है। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हमें देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ जाती बेटा यहाँ से बोली। तो आपको इसमें बताना है इसमें क्या अंतर आप पूछे जाते हैं। जैसे भाषा हो, आपको बोली और विभाषा दिख रहा होगा, तो ये आता है। लेकिन कभी कभार क्या आता है, इसके बारे में ये परिभाषाएं पूछ लेता है और अंतर में भी आप लिख सकते हैं। तो बोली किसे कहते हैं, तो किसी सीमित क्षेत्र में रहने वालों की आपस में क्या होती है, बोलचाल की जो भाषा होती है उसे हम बोली कहते हैं। क्लियर? चलिए फिर आपको बताना है विभाषा की। जो विभाषा होती है बोली का क्या होता है, अधिक उत्पन्न रूप होता है, जिसमें क्या होता है, साहित्य आदि रचा जाने लगता है, उसे हम विभाषा कहते हैं। जो विभाषा का क्षेत्र होता है भाषा से तो कम होता है, लेकिन बोली से क्या होता है, अधिक विस्तृत होता है, मतलब बड़ा होता है थोड़ी, ये बताना है। और इसे हम विभाषा को किस नाम से भी जानते हैं, क्षेत्रीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको ऑब्जेक्ट के लिए याद रखिए कि विभाषा को हम किस नाम से भी जानते हैं, क्षेत्रीय भाषा से। क्लियर? चलिए अब हमें इनके पढ़ना है अंतर विभाषा और बोली में। ये रहे आपके अंतर। तो पहला अंतर जो है आपका बेटा, देखिए बोली का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। इसका कैसा होता है, विस्तृत होता है। अभी आपने पढ़ा भी है परिभाषा में। बोली में क्या है, साहित्य का देखिए अभाव होता है, लेकिन विभाषा में क्या होता है, साहित्य रचा जाने लगता है। फिर आपका क्या है, देखिए बोली क्या होती है, शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकती, लेकिन जो विभाषा है वो शिक्षा का माध्यम हो सकती है, क्योंकि जब साहित्य रचा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें ये पाया जाएगा कि शिक्षा का माध्यम हो सकती है। फिर आपको बताना है कि जो बोली है स्थानीय क्षेत्र तक क्या होती है, ये सीमित होती है, लेकिन जो विभाषा है वो प्रादेशिक स्तर तक सीमित होती है। फिर आपको बताना है बोली क्या है, बोली को राज्य की मान्यता नहीं प्राप्त होती है, लेकिन जो विभाषा है उसको मान्यता प्राप्त होती है। फिर आपको बताना है कि जो बोली का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है, विभाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। फिर आपको कुछ उदाहरण बता देने हैं इसमें। जैसे देखिए उदाहरण में मालवी, बघेली, इसमें आ जाएगी अवधी, ब्रजभाषा आदि। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल याद रखने, क्योंकि वो कभी कभार एग्जाम्पल के रूप में भी आपसे पूछ लेता है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में भी। क्लियर? चलिए अब आपको एक अंतर उसमें और पढ़ना है, बोली और भाषा में। ये देखें, तो आपको मैंने भाषा की भी बता दी और बोली की भी डेफिनेशन बताई। अब देख लेते हैं इनके अंतर। जो भाषा का कैसा क्षेत्र होता है बेटा, व्यापक होता है। बोली का सीमित रहेगा, आपने इसमें भी अभी पढ़ा है। फिर है आपका, देखिए भाषा क्या होती है, लिखित व मौखिक दोनों रूपों में पाई जाती है, लेकिन जो बोली क्या होती है, केवल मौखिक रूप में पाई जाती है। क्लियर? चलिए फिर आपको बताना है तीसरा पॉइंट जो है आपका, जो भाषा की जो विकास प्रक्रिया है उच्चतम रूप में होती है, लेकिन जो बोली की भाषा का होता है प्रारंभिक क्रिया होती है। क्लियर? जो उनका जो विकास होता है प्रारंभिक क्रिया होती है। फिर आपको बताना है भाषा में क्या होता है, साहित्य प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विभाषा में थोड़ा बहुत पाया जाता है, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में।
फिर आपको बोली में बताना है कि जो बोली में तो साहित्य का अभाव होता है। फिर आपको बताना है कि भाषा का जो प्रयोग है शासकीय कार्यों में होता है। फिर आपको बताना है कि जो बोली है शासकीय कार्यों में नहीं होता है, क्योंकि अपन लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको यूज़ करते हैं, इस वजह से। फिर आपको बताना है कि भाषा का प्रयोग साहित्यिक कार्यों में होता है, इसका बोलचाल में होता है। फिर आपको बताना है भाषा में क्या होता है, एक से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। बोली में क्या होता है, भाषाओं का समावेश नहीं होता है। फिर आपको बताना है इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे जैसे बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, इस तरीके से। इसमें क्या था, वही मालवी बघेली आ जाएगा। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो आपके मैंने 2 कंप्लीट करा दिए। आपके कुछ क्वेश्चन बेटा अभी बचे हुए हैं, जैसे हिंदी भाषा के विविध प्रकार और राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर बचता है। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो दूंगी उसमें आपकी करवा दूंगी। और इस वीडियो से आपको कोई भी रिलेटिव दिक्कत आ रही हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।